नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जो कि 16 अप्रैल 2025 की है, जिसमें अपीलेंट ने चैलेंज किया था 420 की जो इंडियन पीनल कोड की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको चैलेंज किया था हाई कोर्ट में उनको कोई रिलीफ था वो नहीं मिला था और मैटर था फाइनली सुप्रीम कोर्ट में आया था। तो फैक्ट्स क्या थे कि जो अपीलेंट हैं वो एक कंपनी में एक मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे काम थे, मैनेजर पोजीशन पे था और इस डिटेल्स हम इसकी जजमेंट पे देखेंगे क्या था मैटर पूरा। तो उन्होंने पहले उनकी कंपनी ने पहले एक कंप्लेंट फाइल की थी रिस्पोंडेंट के ऊपर, जो यहाँ पर रिस्पोंडेंट नंबर 2 हैं उनके अगेंस्ट में एक कंप्लेंट फाइल की थी जो डिसऑनर ऑफ द चेक्स से रिलेटेड थी 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत। वहाँ रिस्पोंडेंट नंबर 2 को कन्विक्शन है वो हो गई थी टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, और कुछ जो फाइन भी था, जो पेमेंट थी, अमाउंट थी, वो भी देने को कहा था। लेकिन फिर बाद में उन्होंने रिवीजन पिटीशन डाली थी। रिवीजन पिटीशन भी में कुछ मैटर था वो सेटल्ड हो गया था। और फिर उसके अगेंस्ट में अभी जब प्रोसीडिंग्स पेंडिंग ही चल रही थी 138 NI की, तब एक 156(3) के तहत एक कंप्लेंट थी वो फाइल कर दी थी मजिस्ट्रेट कोर्ट में। वहाँ पर जब उन्होंने कंप्लेंट डाली तो कंपनी को पार्टी नहीं बनाया था, बल्कि जो अपीलेंट को पार्टी बना दिया था, जो कि कंपनी में एक पोजीशन पे मींस मैनेजरियल पोजीशन पे कार्यरत हैं। और यहाँ पर डिफेंस ये रेज किया गया था कि एक तो रेस जडुकाटा के बारे में भी यहाँ पर इस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में डिस्कस किया है, और यहाँ पर बताया कि एक डिफेंस जो लिया गया था रिस्पोंडेंट ने, अब उसको वो ही जो डिफेंस है एक एलिगेशंस के तौर पे किसी एम्प्लॉय जो मैनेजर पोजीशन पे जो काम कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में नहीं लिया जा सकता जब तक कोई उनका स्पेसिफिक रोल ना बताया जाए। तो आइए कंटेंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या था ये मैटर। और यहाँ बताया, देखो जो अपीलेंट है उन्होंने क्रिमिनल अपील थी वो हाई कोर्ट में, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में 482 CRPC की एक पिटीशन थी वो फाइल की थी। 482 की जो भी CRPC में पिटीशन डाली जाती है वो क्वेश्चन के लिए डाली जाती है। कोई भी अगर कंप्लेंट FIR या प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हो नीचे की कोर्ट में तो उसको क्वैश करने के लिए 482 CRPC में एक पिटीशन थी वो फाइल की गई थी। हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स होती है कि वो प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपीलेंट को रिलीफ था वो नहीं मिला था और प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट गाजियाबाद की कोर्ट में। 420 इंडियन पीनल कोड के अंदर प्रोसीडिंग चल रही थी। फैक्ट्स क्या थे, जो अपीलेंट हैं वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एक कंपनी का नाम बताया, एक पेपर्स लिमिटेड की कंपनी थी, और वहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग होती थी क्राफ्ट पेपर्स की। तो कंप्लेनेंट की बिजनेस डीलिंग्स थी, रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है उनके साथ पार्टनरशिप कंसर्न के साथ एक डीलिंग्स थी। तो बिजनेस के दौरान दोनों एंटिटीज के बीच में एक रनिंग अकाउंट था वो चल रहा था, जिसमें जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 हैं वो चेक्स हैं वो इशू करते थे टाइम टू टाइम, जो आइडिंग पैकेजिंग होती थी उसमें। तो 1997 से लेकर 1998 का जो डेट्स बताई हैं, मीन्स एक महीने के अंदर, एक महीने के समथिंग डेज के साथ उन्होंने 11 चेक्स थे वो इशू किए थे, जो कि डिसऑनर्ड हो गए थे क्योंकि अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स नहीं था। बिजनेस रिलेशंस को बनाने के लिए दोनों पार्टीज ने एग्रीड हो गई कि वो 11 चेक्स हैं लेटेस्ट स्टेज में डालेंगे, और साथ में बताया कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने 3 डिमांड ड्राफ्ट्स थे वो अपीलेंट की कंपनी के फेवर में दिए, और 8 जून 1998 को 11 चेक्स अगेन प्रेजेंट किए गए इनकैशमेंट पे, जिसमें से 4 चेक्स थे वो क्लियर्ड हुए थे, बाकी 7 चेक्स थे वो डिसऑनर्ड हो गए थे। ये सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो पैकिंग कंपनी है और रिस्पोंडेंट नंबर 2 के अगेंस्ट में कंप्लेंट थी वो फाइल की थी। 7 डिसऑनर्ड जो चेक्स हुए थे, और 25 अक्टूबर 2002 को लर्नड मजिस्ट्रेट ने कन्विक्शन कर दी थी रिस्पोंडेंट नंबर 2 को 138 NI एक्ट के तहत। तो डिफेंस था कि
कोई इन्फोर्सेबल डेप्ट नहीं था, जिसमें साथ जो चेक्स थे वो जो पे किए गए थे डिमांड मींस डिमांड ड्राफ्ट्स के थ्रू पेमेंट कर दी गई थी, तो इसमें कोई जो इन्फोर्सेबल डेप्ट था वो नहीं था। लेकिन यहाँ पर लर्नर मजिस्ट्रेट की स्पेसिफिक फाइंडिंग्स थी कि जो डिमांड ड्राफ्ट्स थे वो अदर लायबिलिटी से रिलेटेड थे, जो कंपनी के जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 की वो कंपनी को देने थे, और ना कि कोई लिक्विडेटिंग जो लायबिलिटी थी वो चेक्स की उसको जो अराइजेस हो रहे थे उससे रिलेटेड नहीं थे। और अब यहाँ पर उनको इम्प्रिजनमेंट हो गई थी टिल राइजिंग ऑफ कोर्ट तक, और फिर फाइन था 3,20,385 रुपये फाइन देने को बोला था, कि जो क्यूमुलेटिव अमाउंट था 7 डिसऑनर चेक्स का। अब यहाँ पर रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 ने आगे अपनी कन्विक्शन को चैलेंज किया था, वो लेकिन एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में, वो लेकिन वो खारिज कर दी गई थी 17 मार्च 2005 को, और कन्विक्शन और सेंटेंस थी उसको कन्फर्म कर दिया था। अब जो उनकी जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 और जो उनकी जो कंपनी है उन्होंने अपीलेट ऑर्डर को चैलेंज किया था, अपीलेट कोर्ट के ऑर्डर को, और क्रिमिनल रिवीजन थी वो फाइल की थी। अब ऑर्डर आया था 10 मार्च 2012 को, हाई कोर्ट ने डिस्पोज कर दी थी क्रिमिनल रिवीजन को पार्टीज के बीच में, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। जब क्रिमिनल रिवीजन में जब उनकी कन्विक्शन पेंडिंग पड़ी हुई थी तभी सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया था कि जो अमाउंट है 3,20,385 अगर दे देते हैं तो जो सेंटेंस थी सस्पेंड कर दी गई थी। हाई कोर्ट ने 3 डिफरेंट प्रोसीडिंग्स थी उसको डिस्पोज कर दिया था पार्टीज के बीच में, और जिसके पैर नंबर 5 और 6 के हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। हाई कोर्ट के जो जजमेंट ऑर्डर थी, अब ऑर्डर आया था उस हाई कोर्ट का, तो यहाँ पे बताया गया कि एक जो अपीलेंट है उन्होंने एक सूट फॉर रिकवरी जो है वो भी फाइल किया था, जिसमें 7 डिसऑनर चेक्स के थे, और उनको एक्स पार्टी डिग्री भी अवार्ड हो गई थी, और उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। 3,20,385 का रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 ने अपीलेंट को दे दिया था। अब NI प्रोसीडिंग्स जब पेंडिंग थी दोनों पार्टीज के बीच में, तब रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 ने एक एप्लीकेशन थी 156(3) के तहत FIR रजिस्ट्रेशन की प्रेयर मांगी थी अपीलेंट के अगेंस्ट में और उनकी कंपनी में, और ये एलिगेशंस लगाई थी कि 7 जबकि पेमेंट देने के बाद भी जो 7 डिसऑनर चेक्स थे उसको जो पेमेंट कर भी गई थी सेपरेट डिमांड ड्राफ्ट से, तब भी अपीलेंट ने 11 चेक्स हैं और फ्रॉडलेंटली रियलाइज किया था कि 4 में से 11 चेक्स थे वो यहाँ पर बताया कि चीटिंग से मीन्स चीटिंग का जो है वो बारे में एलिगेशंस लगाई थी, और FIR थी वो रजिस्टर्ड हुई थी अपीलेंट के अगेंस्ट में। एलिगेशन जो लगाई गई थी, कंपनी को अक्यूज्ड नहीं बनाया गया था FIR में। चार्ज शीट थी वो अपीलेंट के अगेंस्ट में ही फाइल की गई थी, क्योंकि वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के, और एक और व्यक्ति का नाम बताया गया है जो कि बिना ज्वाइनिंग ऑफ द कंपनी में कार्यरत नहीं है, और लर्नड मजिस्ट्रेट ने कॉजनेंस लिया था ऑफेंस का और समन इशू किया था अक्यूज्ड पर्सन्स के अगेंस्ट में, जिसमें अपीलेंट हैं, और 19 जून 2002 को। और अब यहाँ पर बताया कि उन्होंने एक पटिशन थी, याचिका दाखिल की थी 482 CRPC में, चार्जशीट को क्वैश करने की प्रेयर मांगी थी, और जो समोनिंग ऑर्डर था जो इशू हुआ था 19 जून 2002 को, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। अब काउंसिल ने अपनी सबमिशंस दिए, काउंसिल ने ये सबमिशंस दिए कि अपीलेंट को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता उस ऑफेंस के लिए, क्योंकि जो कंपनी ने किया जो जैसा उन्होंने एलिगेशंस बताया कि ये ऑफेंस है वो कंपनी ने किया था बिना कंपनी को अक्यूज्ड बनाए हुए, और इसमें कोई जो एलिगेशंस में कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस थी वो अपीलेंट के अगेंस्ट में नहीं लगाई गई थी। और जब साथ में बताया कि जो इम्प्यूज्ड एक्शन था, जो प्रोसिक्यूशन जो किया जा रहा है वो एक काउंटर ब्लास्ट है कंक्लूडिंग प्रोसीडिंग्स का, जो 138 NI के तहत की जा रही थी, जिसमें रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 को कन्विक्शन हो चुकी थी और कंक्लूड भी हो चुकी थी, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था हाई कोर्ट द्वारा। तो ये भी आर्गूमेंट दिया गया कि समोनिंग ऑर्डर जो है बिना किसी रीजनिंग का है और नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड का है, और रिस्पॉन्डेंट के काउंसिल ने ये सबमिशन दी कि सब्जेक्ट मैटर, ये सब सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रायल है कि जो अपीलेंट ने जो 4 चेक्स थे उनको कैश किया था, जबकि उनको अमाउंट भी मिल गया था डिमांड ड्राफ्ट से जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 ने दिया था जब चेक्स जो डिसऑनर हो गए थे पहले ओकेजन में। अब यहाँ पर कहा कि एक क्लियर केस ऑफ डबलिंग पेमेंट का ये केस बन रहा था। तो अब दोनों पार्टीज को सुनने के बाद
कोर्ट ने कहा कि अपील्स को अलाउ कर देना चाहिए और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है उसे क्वैश कर देनी चाहिए। अब ग्राउंड्स क्या थे वो बताएं, किस आधार पे किया कि पहले 138 NI एक्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स चलाई गई थी रिस्पोंडेंट नंबर 2 की, उन्होंने एक स्पेसिफिक डिफेंस रेज किया गया था कि कोई डेप्ट अमाउंट नहीं है 7 चेक्स में, और कहा था कि जो अमाउंट जो है वो ऑलरेडी सेपरेट डिमांड ड्राफ्ट द्वारा पेमेंट कर दी थी, लेकिन मजिस्ट्रेट ने जो अपना ऑर्डर लिखा था 25 अक्टूबर 2002 को उस डिफेंस को रिजेक्ट कर दिया था। कहा था कि जो फाइंडिंग है, और फाइंडिंग में ये लिखा था कि कोई रिक्वेस्ट नहीं की गई थी रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने कंप्लेनेंट कंपनी को कि वो बाउंडेड चेक्स जो हैं वो अक्यूज्ड कंपनी को मींस वो जो बाउंडेड चेक्स हैं वो रिटर्न कर दें, और जब डिमांड ड्राफ्ट जो है वो ऑलरेडी जो अक्यूज्ड पर्सन द्वारा दे दिया गया था कंप्लेनेंट कंपनी को, और ट्रायल मजिस्ट्रेट ने अपनी जो फाइंडिंग्स थी पैरा नंबर 60 में क्या फाइंडिंग्स थी आपको बताई हुई हैं, और जो फाइंडिंग्स थी वो सेशन कोर्ट ने भी अफर्म्ड कर दी थी, मीन्स उसे स्वीकृति दे दी थी 17 मार्च 2005 को, जो पैरा नंबर 16 में सेशन कोर्ट का ऑर्डर बताया। अब बताया कि जो फाइंडिंग जो रिकॉर्ड की गई थी ज्यूरिसडिक्शनल क्रिमिनल कोर्ट में, वो बाइंडिंग होती है दोनों पार्टीज के बीच में, और क्योंकि सेम इशू इन्वॉल्व था। अब यहाँ पर बताया कि जो एप्लीकेबिलिटी है रेस जजुडिकाटा क्रिमिनल मैटर्स में वो भी कंसिडर किया गया। कोर्ट में कई डिसीजंस आए हैं, एक प्रीतम सिंह का आया था भगत राम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस ताराचंद जैन का, और कोर्ट ने कंसिस्टेंटली ये बताया था कि जो प्रिंसिपल ऑफ रेस जजुडिकाटा जो है वो एप्लीकेबल होता है क्रिमिनल मैटर्स पे भी। अब 2 लेटेस्ट डिसीजंस वो भी आए थे, देवेंद्र अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और मुस्कान एंटरप्राइजेज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, तो जिसमें एक मेंबर जो हैं उनका नाम बताया कि उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि मेंटेनेबिलिटी ऑफ सेकंड पिटीशन 482 CRPC की एक और सेकंड पिटीशन डाली जाती है, तो प्रिंसिपल ऑफ रेस जजुडिकाटा का कोई एप्लीकेशन नहीं होता क्रिमिनल मैटर में। पहले मैं रेस जजुडिकाटा के बारे में बता देता हूँ। रेस जजुडिकाटा में एक सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर डिफाइंड है, उसमें बताया गया कि अगर एक बार आप केस फाइल कर देते हो तो दोबारा सेम फैक्ट्स के ऊपर सेम इश्यूज के ऊपर दोबारा केस आप फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि रेस जजुडिकाटा में क्या होता है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स को रोका जा सके। और एक है कंस्ट्रक्टिव रेस जजुडिकाटा भी होता है कि मीन्स अगर कोई प्लेंटिफ जो है जो कोई भी पार्टी है जो सूट फाइल करती है और जो इश्यूज हैं वो रेस किए जा सकते थे, लेकिन वो जानबूझ के या फिर अवॉइड कर देती है उस इश्यूज को रेस करने के लिए, क्योंकि एक सेम सूट में रेस किए जा सकते थे, लेकिन वो दोबारा वो सेम इश्यूज हैं दूसरे सूट में फाइल कर देते हैं, जबकि दोनों पार्टीज की नॉलेज में होते हैं वो, लेकिन उसको भी कंस्ट्रक्टिव रेस जजुडिकाटा में बाहर किया जाता है। तो अब यहाँ पर बताया कि क्रिमिनल मैटर वो सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर रेस जजुडिकाटा की डेफिनेशन दी गई है। अब यहाँ पर बताया कि क्रिमिनल मैटर्स पे भी ये बताया जा रहा है कि रेस जजुडिकाटा एप्लीकेबल है कि नहीं है। और जहाँ पर बताया कि प्रीतम सिंह का जो केस था जिसमें 3 बेंच की जजमेंट ने ये बताया था कि जो उन्होंने एक रिलाई किया था 5 बेंच की जजमेंट जजेस की जुडिशियल कमेटी की कि जो मैक्सिमम रेस जजुडिकाटा है उसको वो नो लेस एप्लीकेबल टू क्रिमिनल, वो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में होता है जैसे कि सिविल प्रोसीडिंग्स में होता है। नो लेस एप्लीकेबल मीन्स जैसे सिविल प्रोसीडिंग्स में होता है वैसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी होता है। तो यहाँ पर बताया कि जो अक्यूज प्रीतम सिंह के बारे में बताया गया, जो केस के बारे में बताया था, उनको पहले भी ट्राइड किया गया था ऑफेंस में अंडर आर्म्स एक्ट में, जो एक रिकवरी हुई थी वेपन की, लेकिन उस केस में उनको एक्विट कर दिया गया था। फिर उसके बाद एक और रिकवरी का प्रोसिक्यूशन ने केस लगाया था इन द ऑफेंस ऑफ द मर्डर का, तो कोर्ट ने रिकॉर्ड किया था कि जो फाइंडिंग्स जो हैं वो पहले अफर्म्ड हो चुकी थी, तो ऐसे में जो प्रिंसिपल ऑफ रेस जजुडिकाटा जो है क्रिमिनल मैटर्स पे भी एप्लीकेबल होगा। उसकी जजमेंट के कंटेंट्स हैं यहाँ बताए गए हैं, और कुछ जजमेंट को यहाँ पर और भी डिस्कस किया गया है यहाँ पे। और अब यहाँ पर बताया काफ़ी जजमेंट्स यहाँ पर डिसाइड की गई हैं, डिस्कस की गई हैं यहाँ पे, और इसके कंटेंट्स यहाँ पर रेज किए गए हैं। अब यहाँ पर बताया कि जितने भी रीजंस को ऊपर बताए गए हैं, तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये फिट केस बनता है कि जो अपील को अलाउ कर दिया जाए और इम्पिंज क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो इंस्टीट्यूट की गई थी अपीलेंट के अगेंस्ट में उसको क्वैश कर दिया जाए। तो ये सारे ग्राउंड्स थे ऊपर डिस्कस किए गए थे, और यहाँ पर जो अपीलेंट है उनको रिलीफ थी वो ग्रांट कर दी थी, तो अपील थी वो यहाँ पर अलाउ कर दी थी। ये जजमेंट आई थी 16 अप्रैल 2025 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।